हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट, आपके अपने इस चैनल पे अब हम लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी के जो हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 में हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग फार्मेसी एजुकेशन के वो रिलेशन में इंडिया में फार्मेसी प्रोफेशन की क्या हिस्ट्री है उसके बारे में बात करेंगे, और जो इंडस्ट्रीज है उसके रिलेशन में इंडिया में फार्मेसी प्रोफेशन की क्या हिस्ट्री है उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने बी फार्म डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो अगर हम लोग सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स को देखें तो फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट ऑलरेडी हम लोग इस चैनल पे इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वो जो वीडियोस हैं वो बेसिकली हमारे जो बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्म के स्टूडेंट हैं उनके सिलेबस को ध्यान में रख के प्रिपेयर किया गया था। तो अब हम लोग यहाँ पे जो डिप्लोमा इन फार्मेसी के हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके सिलेबस के अनुसार एक बार फार्मास्यूटिक्स को फिर से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये जो वीडियोज़ आने वाले हैं ये बेसिकली हमारे डिप्लोमा इन फार्मेसी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ साथ में जो बैचलर ऑफ फार्मेसी के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उनके जो टॉपिक्स छूट गए हैं उनको भी मैं यहाँ पे कंप्लीट करूँगा। उसके साथ साथ में ये जो वीडियोज़ आएंगे ये थोड़ा सा अपडेटेड होंगे और इसको मैं और अच्छे से टॉपिक को इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो ये हमारे बैचलर ऑफ फार्मेसी के स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 में हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो जो इंडिया है उसमें जो फार्मेसी प्रोफेशन है उसकी क्या हिस्ट्री है और उसका किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, अगर हम लोग उसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जो फार्मेसी की शिक्षा है, फार्मेसी का एजुकेशन है, उसके रिलेशन में इंडिया में फार्मेसी प्रोफेशन की क्या हिस्ट्री है अगर उसको देखें तो बेसिकली अगर हम लोग जो फार्मेसी एजुकेशन जो कि इंडिया में है उसका अगर जो है इवोल्यूशन, उसका जो विकास है उसके अगर हम लोग हिस्ट्री में देखते हैं तो बेसिकली जो मद्रास मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे हमें जो कह सकते हो दिसंबर में 1860 में फार्मेसी एजुकेशन स्टार्ट होते हुए हमें देखने को प्राप्त होती है। तो उस टाइम क्या होता था कि जो स्टूडेंट्स थे उनको क्या चीज़ें पढ़ाई जाती थी, तो जो कंपाउंडिंग की प्रोसेस है, अलग अलग इंग्रेडिएंट को किस तरीके से प्रॉपरली वे करना है और उसको वहाँ पे मेज़र करना है, उसकी आर्ट के बारे में उनको पढ़ाया जाता था। जो डिस्पेंसिंग की प्रोसेस है, किस तरीके से प्रिपरेशन को प्रिपेयर करना है और पैक करना है, उसके बारे में उनको उसकी स्टडी वहाँ पे होती थी। जो लेबलिंग की प्रोसेस है वो किस तरीके से करना है उसके बारे में उनको पढ़ाया जाता था, और जो अलग अलग फार्माकोपियल प्रिपरेशंस है उसको किस तरीके से अच्छे से यूज किया जा सकता है उसके इंस्ट्रक्शन के बारे में उनको बेसिकली वहाँ पे पढ़ाया जाता था। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि उस समय फार्मेसी का कोई कोर्स नहीं था, कुछ स्टूडेंट को फार्मेसी की आर्ट के बारे में बस ट्रेंड किया जाता था और फिर जो उस प्लेस पे डॉक्टर वगैरह थे उनको वहाँ पे इस प्रोसेस के लिए यूज़ करते थे। बट अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा फार्मेसी का एजुकेशन सिस्टम है उसकी जो है तो फॉर्मल औपचारिक जो स्टार्टिंग है वो कब हुई, तो वो बेसिकली हमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में 1932 में पहली बार स्टार्ट होते हुए हमें देखने को प्राप्त होती है। और ये किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था, तो ये बेसिकली प्रोफेसर महादेवलाल श्राफ, जिनको हम लोग फार्मेसी एजुकेशन के फादर के रूप में जानते हैं, फार्मेसी एजुकेशन के जो जनक हैं उनके रूप में इनको हम लोग जानते हैं, उनके द्वारा 1932 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो फार्मेसी का एजुकेशन है उसकी औपचारिक स्टार्टिंग हमें होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो उस समय जो कोर्स था वो बेसिकली एक जो 2 साल का बैचलर का कोर्स पहली बार स्टार्ट इस प्लेस पे किया गया था, जो कि फार्मास्यूटिकल जो केमिस्ट्री की ब्रांच है उसमें था। और ये जो कोर्स का नाम था वो था BSc फार्मास्यूटिकल, जो केमिस्ट्री का एक कोर्स जो है जो कि 2 साल का बैचलर का कोर्स था, उसको 1932 में पहली बार प्रोफेसर महादेवलाल श्राफ के द्वारा स्टार्ट किया गया। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कि जो फार्मेसी का रियल कोर्स है, जो हमारा जो फार्मेसी का रियल एजुकेशन सिस्टम है वो बेसिकली कब स्टार्ट हुआ, तो ये हमें अगर हम लोग देखें तो जुलाई 1937 में पहली बार एक 3 साल का डिग्री का कोर्स जो कि बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्म का जो हमारा कोर्स है वो पहली बार स्टार्ट हुआ था। और ये अगेन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो फार्मास्यूटिक्स का डिपार्टमेंट था वहाँ पे हमें स्टार्ट
स्टार्ट होते हुए देखने को मिलता है। तो अक्सर एग्ज़ाम में जो एमसीक्यूज़ है उसमें क्वेश्चन आता है कि जो हमारा इंडिया में जो फार्मेसी एजुकेशन है उसके जनक या उसके फादर किसको कहा जाता है, तो आप आंसर कर सकते हैं प्रोफेसर महादेवलाल श्राफ जी हैं। इनको फार्मेसी एजुकेशन का इंडिया में जनक या फादर के रूप में हम लोग जानते हैं। एक क्वेश्चन एमसीक्यू में और आता है कि जो हमारा यहाँ फार्मेसी का कोर्स है वो इंडिया में पहली बार कब स्टार्ट हुआ, तो उसका जो आंसर है वो है 1937 में हमें पहली बार फार्मेसी का जो कोर्स है, जो कि बैचलर ऑफ फार्मेसी का कोर्स था, वो स्टार्ट होते हुए देखने को मिलता है। और ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पहली बार फार्मास्यूटिक्स डिपार्टमेंट में स्टार्ट होते हुए देखने को प्राप्त हुआ था। अब अगर हम लोग जो हमारा मास्टर ऑफ फार्मेसी का कोर्स है उसके बारे में बात करते हैं, तो अगर हम लोग हिस्ट्री में देखें तो अप्रैल 1940 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही 1 साल का जो रिसर्च का कोर्स है वो स्टार्ट किया गया। और ये जो कोर्स करने के बाद में जो स्टूडेंट थे उनको जिस डिग्री से अवॉर्डेड किया जाता था वो मास्टर ऑफ फार्मेसी कहलाती थी, या एम फॉर्म के नाम से उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो 1940 में पहली बार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ फार्मेसी एम फॉर्म का कोर्स स्टार्ट हुआ था। और ये जो 1 साल का कोर्स था वो 1952 से और 1953 के बीच में इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है उसको इंक्रीज किया गया, बढ़ाया गया। और ये जो 1 साल का इसके पहले का कोर्स था वो बेसिकली 1.5 साल का कोर्स फिर स्टार्ट किया गया। उसके बाद में फिर यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा रिसर्च है उसको और अच्छा करने के लिए एक प्रोग्राम को और स्टार्ट किया गया, जो कि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी का कोर्स था इन द फार्मेसी, और इसको हम लोग पीएचडी फार्मेसी के नाम से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा फार्मेसी एजुकेशन का सिस्टम है वो हमें यहाँ पे डेवलप होते हुए देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा फार्मेसी का एजुकेशन सिस्टम है उसका तेज़ी से विकास कब स्टार्ट हुआ, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने सितंबर 1994 में एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जो कि था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। और ये इंस्टीट्यूट का जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ तो उसके बाद में जो फार्मास्यूटिकल एजुकेशन है उसमें हमें उसके बाद सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च नाइपर है, ये पहली बार मोहाली पंजाब में स्टार्ट हुआ था अंडर द डायरेक्टरशिप ऑफ डॉक्टर CL कौल के जो डायरेक्टरशिप है उसमें ये पहली बार स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में जो इंडिया के अलग अलग रीजन हैं वहाँ पे और भी नाइपर्स फिर इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गए। उसके बाद में फार्मेसी का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें इंडिया में तेज़ी से डेवलप होते हुए देखने को प्राप्त हुआ। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि इंडिया में जो फार्मेसी का एजुकेशन सिस्टम है उसको कौन सी संस्था रेगुलेट करती है, तो बेसिकली जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है जिसको हम लोग PCI के नाम से इंडिकेट करते हैं, वो हमारे इंडिया में फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट करने का काम करती है कि जो भी इंस्टीट्यूट है उनके पास कितने टीचर होने चाहिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास होना चाहिए, कितनी लैब होनी चाहिए, कितने क्लासरूम होने चाहिए और क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। फार्मेसी का जो स्टूडेंट है उसके लिए क्या सिलेबस होना चाहिए, क्या चीज़ें उसको पढ़ना है, ये सब चीज़ें रेगुलेट करने का काम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया करती है। और अगर आप लोग फार्मेसी में अपने कैरियर को बनाना अगर चाहते हैं तो आपको ऐसे जो कॉलेज है उसको ज्वाइन करना होगा जो कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है PCI है उससे अप्रूव्ड हो। अगर आप ऐसे कॉलेज में जो फार्मेसी कोर्स है उसमें एडमिशन लेते हैं तो जब आप जो फार्मेसी का कोर्स करने के बाद में बाहर निकलते हैं तो आपको आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वहाँ पे सिंपली हो सकते हैं। और अगर आपको ये देखना है कि आप जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने वाले हैं वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है कि नहीं, तो जब आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं जो कि है www.pci.nic.in, वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे एक कॉलम है जो कि अप्रूव्ड जो कॉलेज है उसकी लिस्ट वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और अगर आपका इंस्टीट्यूट उस लिस्ट में है तो उस कंडीशन में वो आपका जो इंस्टीट्यूट है वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। कोर्स करने के बाद में जब आप बाहर वहाँ पे वो निकलेंगे तो अपने स्टेट में जो फार्मेसी काउंसिल की ब्रांच है वहाँ पे अप्लाई करेंगे और वहाँ पे फिर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाएंगे। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे फार्मास्यूटिकल फील्ड है उसके कौन कौन से जो एजुकेशन के प्रोग्राम हैं वो कौन कौन से हैं, अगर उसके बारे में बात करते हैं कौन कौन से कोर्स में आप फार्मेसी में
एडमिशन ले सकते हैं और अपने कैरियर को बना सकते हैं। तो जो सबसे पहला कोर्स है वो है डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स, जिसको हम लोग डी फार्म के नाम से इंडिकेट करते हैं। ये एक 2 साल का कोर्स होता है। अगर आपने साइंस में 10+2 किया हुआ है तो आप इस कोर्स में आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद में जो दूसरा कोर्स है वो है बैचलर ऑफ फार्मेसी का कोर्स, जो कि एक 4 साल का कोर्स होता है। इसके लिए भी अगर आपने 10+2 साइंस में कर रखा है, पीसीएम या जो पीसीबी है उसमें आपने 10+2 किया है, तो आप इस कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद में जो अगला कोर्स है वो है मास्टर ऑफ फार्मेसी, इसको हम लोग एम फार्म के नाम से इंडिकेट करते हैं। ये 2 साल का कोर्स होता है। जब आप बैचलर ऑफ फार्मेसी कंप्लीट कर लेते हैं तब आप इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये एक स्पेशलाइजेशन का यहाँ पे कोर्स है। तो आप अलग अलग जो फार्मेसी के सब्जेक्ट हैं उसमें सिंपली यहाँ पे एम फार्म कर सकते हैं। लाइक अगर आपका इंटरेस्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है तो उसमें कर सकते हैं, आपका कोग्नोसी में है, कोलॉजी में है, जिस सब्जेक्ट में आपका जो आप पसंद करते हैं जिस सब्जेक्ट को, उसमें आप एम फार्म यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद में जो अगला कोर्स है वो है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, जिसको हम लोग फॉर्म डी के नाम से इंडिकेट करते हैं। ये एक बेसिकली 6 साल का कोर्स होता है। और अगर हम लोग बात करते हैं कि इसमें एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पे प्लेस कम था तो मैंने लास्ट में यहाँ पे लिख दिया है। तो अगर आप लोगों को फार्म डी कोर्स करना है, तो अगर आपने 10+2 साइंस में कर रखा है और या आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स कर रखा है, तो आपके लिए ये कोर्स 6 साल का सिंपली होगा। उसके बाद में अगर आपने बैचलर ऑफ फार्मेसी का कोर्स कर रखा है तब फिर आप इसमें सीधे 4th ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। तब आपका कोर्स यहाँ पे 3 साल का होगा। इस तरीके से आप जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का कोर्स है, फॉर्म डी का कोर्स है, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगला जो कोर्स है वो है मास्टर ऑफ साइंस इन फार्मेसी, जिसको हम लोग एमएस फार्मा के नाम से भी इंडिकेट करते हैं। तो ये जो कोर्स है ये बेसिकली एक 2 साल का कोर्स है और ये एक पोस्ट ग्रेजुएट का आपका कोर्स है। उसके बाद में जो अगला कोर्स है वो है मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन फार्मेसी, एमटेक जो फॉर्म है उसके नाम से इसको इंडिकेट करते हैं। ये भी आपका एक पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स है, जो कि 2 साल की इसकी अवधि होती है। तो आप इनमें से जो कोर्सेज हैं उसमें जब एडमिशन लेते हैं तब आप जो फार्मेसी की फील्ड है उसमें आप अपने कैरियर को और अच्छा बना सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इंडिया में जो फार्मास्यूटिकल एजुकेशन है उसके रिलेशन में फार्मेसी प्रोफेशन की क्या हिस्ट्री है उसके बारे में बात किया। अब हम लोग जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसके रिलेशन में इंडिया में फार्मेसी प्रोफेशन की क्या हिस्ट्री है उसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसको हम लोगों ने बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला आज़ादी के पहले का जो हमारा डेवलपमेंट है, हिस्ट्री है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद में हम लोग आज़ादी के बाद में हमारे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसका क्या डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज़ादी के पहले जो प्री इंडिपेंडेंस एरा है उसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की क्या हिस्ट्री है उसको देख लेते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो जो 19वीं सदी थी वहाँ पे जो हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स थे वो बेसिकली एलोपैथिक मेडिसिन को इंपोर्ट करने का काम करते थे, बाहर के देशों से मंगवाने का काम करते थे। और ये अधिकतर जो जर्मनी है वहाँ से और यूनाइटेड किंगडम है वहाँ से अपने पर्सनल यूज़ के लिए एलोपैथिक मेडिसिन को इंपोर्ट करते थे। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडिया में जो एक्चुअल जो मॉडर्न मेडिसिन है उसका जो प्रोडक्शन है वो हमें कब स्टार्ट होते हुए देखने को मिला, तो ये बेसिकली 1901 में स्टार्ट हुआ था। और बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क जो कि कोलकाता में था, वहाँ पे हमें पहली बार मॉडर्न मेडिसिन का प्रोडक्शन इंडिया में स्टार्ट होते हुए देखने को मिला 1901 में। और ये आचार्य पीसी जो रॉय हैं उनके द्वारा स्टार्ट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो 1904 से 1907 के बीच में इंडिया में कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी स्थापना हुई, जिसमें जो हॉकिंस इंस्टीट्यूट है वो इस्टेब्लिश हुआ, किंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ, और सेंट्रल जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है और जो पॉस्चर इंस्टीट्यूट है ये बेसिकली इंडिया में 1904 से 1907 में ये रिसर्च इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट हमें इस्टेब्लिश होते हुए देखने को प्राप्त हुए। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कि इंडिया में जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसका जो रियल स्टिमुलस है वो हमें कब देखने को मिला, तो जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ तब इंडिया में जो फार्मा इंडस्ट्री है वो हमें तेज़ी से ग्रो होते हुए देखने को प्राप्त हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस टाइम पे जब वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा था तो जो ड्रग की डिमांड है वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हुई और उसकी जो सप्लाई है वो वहाँ पे रिड्यूस हो गई। तो इस तरीके से जब उसकी डिमांड इंक्रीज़ हुई और सप्लाई कम हो गई तब जो इंडिया है उसने इस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर किया और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इंडिया में तेज़ी से डेवलप होते हुए देखने को प्राप्त हुई। और जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ तो उसके बाद में क्या हुआ, ये जो डेवलपमेंट था ये फिर से स्टॉप हो गया क्योंकि ड्रग की डिमांड भी कम हो गई और उसके साथ साथ में उसकी सप्लाई भी प्रॉपर हो गई। तो उसके बाद में फिर इंडिया में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हमें स्टॉप होते हुए देखने को प्राप्त हुई। उसके बाद में अगर हम लोग 1930 के आसपास देखते हैं तो जो बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल जो वर्क है वहाँ पे फर्स्ट टाइम जो एक जो टेटनस का एंटी टॉक्सिन है वो ये जो इंडस्ट्री है उसने बनाना स्टार्ट किया पहली बार 1930 में। उसके बाद में अगर हम लोग 1939 के बारे में बात करते हैं तो उस समय जो इंडिया की रिक्वायरमेंट थी वो बेसिकली उसका केवल 13% ही जो इंडोजीनस प्रोडक्शन है, मतलब इंडिया के अंदर जो दवाइयों का प्रोडक्शन है वो केवल इंडिया की जो रिक्वायरमेंट थी उसका 13% ही प्रोवाइड करते हुए देखने को मिल रहा था। बाकी की जितनी भी दवाइयों की रिक्वायरमेंट इंडिया में थी, या हम लोग सिंपली कहें 87% जो इंडिया में दवाइयाँ वो बाहर से इंपोर्ट होते हुए हमें देखने को प्राप्त होती थी। उसके बाद में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो उस कंडीशन में भी इंडिया में जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो उस प्लेस पे जो सिंथेटिक जो हमारी मेडिसिन है उसका भी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में स्टार्ट हो गया और जो बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस हैं उनका भी प्रोडक्शन इंडिया में हमें वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे स्टार्ट होते हुए देखने को प्राप्त हुआ था। उसके बाद में अगर हम लोग वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में देखें तो उसके बाद में फिर से वही कंडीशन हुई, जो हमारे ड्रग का प्रोडक्शन इंडिया में है वो फिर से हमें सीज होते हुए ख़त्म होते हुए देखने को प्राप्त हुआ। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि आज़ादी के पहले का जो टाइम था वहाँ पे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी वहाँ उसमें हमें काफ़ी कम प्रोडक्शन ही दवाइयों का होते हुए देखने को प्राप्त हो रहा था। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर एरा के बारे में बात करते हैं तो 1948 में जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1948 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक 5 साल के प्लान को यहाँ पे लॉन्च किया। और ये जो 5 साल का जो पहला प्लान था उसमें क्या हुआ कि हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड की पहली बार स्थापना हुई और ये बेसिकली 1954 में इस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो ये जो हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड है वो उसकी जो स्थापना 1954 में हुई वो किसकी मदद से हुई, वो क्योंकि उस समय इंडिया में जो हमारी इकोनॉमी थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, जो टेक्नोलॉजी है वो उतनी अच्छी नहीं थी। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO है और यहाँ पे UNICEF है जिसको हम लोग यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड के नाम से जानते हैं, उसने अपना टेक्निकल असिस्टेंट दिया और उसकी हेल्प से 1954 में हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स की स्थापना इंडिया में पहली बार हुई। उसके बाद में ये जो 5 साल का प्लान था उसमें जो इसका दूसरा 5 साल का जो प्लान था वहाँ पे उसमें क्या हुआ कि इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जिसको हम लोग IDPL के नाम से जानते हैं उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ और ये जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ वो अप्रैल 1961 में हुआ। ये भी एक हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है और ये अगर हम लोग देखें कि इसके लिए जो टेक्निकल असिस्टेंट है वो कहाँ से मिला, तो ये बेसिकली जो USSR है जिसको हम लोग कहते हैं यूनियन वो सोवियत जो हमारा वो सोशलिस्ट वो रिपब्लिक्स है जो कि आजकल रसिया के नाम से जाना जाता है, उसने टेक्निकल असिस्टेंट दिया और उसकी हेल्प से अप्रैल 1961 में इंडियन ड्रग रिसर्च फार्मास्यूटिकल जो हमारा इंडियन ड्रग फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है IDPL है उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और फिर ये जो IDPL है वो हमारे इंडिया के अलग अलग स्टेट में फिर डेवलप होना स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से हमारे इंडिया में ड्रग का प्रोडक्शन तब हमें तेज़ी से स्टार्ट होते हुए
देखने को प्राप्त हुआ। बट अगर हम लोग देखें कि 1970 के अगर हम लोग पहले बात करते हैं तो जो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हमारी है ये बेसिकली हाईली डोमिनेटेड थी एमएनसीज के द्वारा। जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी जिनकी ब्रांच अलग अलग कंट्रीज में थी उनके द्वारा हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री काफ़ी डोमिनेटेड था। तो उस कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो जो 90% जो शेयर्स थे वो बेसिकली ये जो हमारे थे एमएनसीज उनके इसमें थे, और केवल यहाँ पे 10% जो इंडिया के ओनर थे उनकी ओनरशिप थी। तो मतलब कि क्या हुआ कि अधिकतर जो उसमें शेयर था वो जो बाहर के देश हैं जो एमएनसीज हैं उसके थे, जिसके कारण उनकी जो डोमिनेंसी थी उनका जो प्रभाव था फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऊपर ज़्यादा था। और ये जो थी डोमिनेंसी उसके कारण क्या होता था कि जो अधिकतर हमारी बल्क ड्रग थी जो इकट्ठा हम लोग जो हमारा कह सकते हैं रॉ मटेरियल था या जो भी फार्मूलेशन हमें रिक्वायरमेंट होता था ड्रग सब्सटेंस को प्रिपेयर करने के लिए, डोजेस फॉर्म को वहाँ पे बनाने के लिए, उसको हमें बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता था। हमारे इंडिया में ये बेसिकली नहीं बनते थे तो बाहर की कंट्रीज से वो उनको हमें लेके आना पड़ता था और फिर इंडिया में उसको मैन्युफैक्चर करना पड़ता था। तो जिसके कारण इसके जो प्राइस थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। तो जब इसके प्राइस उस समय काफ़ी ज़्यादा थे तो जो भी लोग अधिकतर शहर में रहते थे उनको तो किसी तरीके से वो अवेलेबल हो जाता था, लेकिन जो लोग गाँव में रहते थे वो उनको ड्रग अवेलेबल ही नहीं हो पाती थी। तो ये भी एक काफ़ी दिक्कत की बात थी। तो ये जो थी एमएनसीज उसकी जो डोमिनेंसी है उसको ओवरकम करने के लिए, उसको यहाँ पे ख़त्म करने के लिए, और जो इंडोजीनस इंडस्ट्री हैं हमारे इंडिया की जो इंडस्ट्रीज हैं उसको वहाँ इनकरेज करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए इंडियन जो गवर्नमेंट है उसने जो पेटेंट एक्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया, जो डीपीसीओ है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है उसको इंट्रोड्यूस किया, और जो एफईआरए है जो कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है उसको 1970 के स्टार्टिंग में उन्होंने इस प्लेस पे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। तो जब ये पेटेंट एक्ट आया, जो डीपीसीओ है वो आया और एफईआरए आया, तो उसके बाद में क्या हुआ कि इंडिया की जो एमएनसीज की डोमिनेंसी है वो हमें डिक्रीज होते हुए देखने को प्राप्त हुई। तो अब क्या हुआ कि हम इंडिया में ही अपनी प्रॉपर रिसर्च कर सकते थे, जो भी हमारे फाइंडिंग्स आते थे, जो भी प्रिपरेशन है उसको इंडिया में ही हम लोग पेटेंट करा लेते थे और इंडिया में उसको बनाना स्टार्ट कर देते थे। और जो भी हमारे जो एक तरह से ड्रग थे उसका प्राइस किस तरीके से हमें रखना है, उसका भी जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर एक्ट है वो इंडिया में आया। तो इस तरीके से जो दवाइयाँ हैं उनका जो रेट है वो भी प्रॉपरली निर्धारित हुआ, और हमें कितना बाहर से लेना है, कितना हमें खुद से बनाना है, वो जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है वो भी इस्टेब्लिश हुआ। तो इस तरीके से जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी उनका डोमिनेंसी इंडिया में डिक्रीज हुई, और उससे क्या हुआ कि जो हम लोग हाईली जो हमारी इंपोर्ट की यहाँ पे डिपेंडेंसी थी, मतलब हमें बाहर से जो चीज़ें लेनी होती थी वो यहाँ पे काफ़ी कम हो गई। और ये सब चीज़ें जब कम हुई तो क्या हुआ, जो ड्रग का प्राइस है वो इंडिया में रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया। और फिर क्या हुआ कि जो हमारे ऐसे लोग थे जो कि रूरल एरिया में रहते थे उनको भी जो दवाइयाँ हैं वो आसानी से सही रेट पे मिलना स्टार्ट हो गई। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो 5 अप्रैल 1994 में इंडिया ने जो GATT है जो कि कहलाता है जनरल एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड एंड जो टैरिफ है उसको इंडिया ने यहाँ पे साइन किया। और जब इंडिया ने इसको साइन कर दिया तो जो WTO है जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका इंडिया जो है सिग्नेटरी हो गया। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जब इंडिया ने इसको जब साइन किया तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया जो अपने अंदर उसके जो लॉ हैं, लाइक जो जितने भी पेटेंट के हमारे लॉ हैं उनको वो आसानी से वहाँ पे अमेंड कर सकता था, उसमें बदलाव कर सकता था और उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार अपने स्टैंडर्ड्स को डेवलप कर सकता था। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो इसके पहले क्या था कि जो भी
पेटेंट चीज़ें होती थी, तो वहाँ पे जो ड्रग का प्राइस है वो तो कंट्रोल हो गया, लेकिन उसके स्टैंडर्ड काफ़ी ख़राब थे, अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ कम बनती थी। तो जब जब जो इंडिया है वो जो WTO का जब वहाँ पे सिग्नेटरी हो गया, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, अब इंडिया अपने लॉ को चेंज कर सकता था और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार उसको देखते हुए उसके अकॉर्डिंग अपने लॉ को बना सकता था। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमारा जो पेटेंट एक्ट है उसमें काफ़ी सारे बदलाव हुए और इस तरीके से हम अच्छी दवाइयाँ हैं और स्टैंडर्ड की दवाइयाँ हैं उनको हम लोगों ने बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो 1990 के अगर हम लोग बाद में बात करते हैं तो यहाँ पे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इंडिया में उसकी हमें ड्रास्टिक ग्रोथ, तेज़ी से ग्रोथ होते हुए देखने को प्राप्त हुई। और अगर हम लोग 2010 से 2015 के बीच के टाइम के बारे में बात करते हैं तो ये जो हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का पीरियड है, इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, ये जो 2010 से 15 के बीच का टाइम है वो बेसिकली एक्सेलरेशन फेज कहलाता है इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की हिस्ट्री का। 2010 से 2015 के बीच में काफ़ी तेज़ी से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इंडिया में डेवलप होते हुए हमें देखने को प्राप्त हुई। और अगर हम लोग अब के बारे में बात करते हैं तो जो ये साल चल रहा है 2023, इसमें क्या है कि जो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो विश्व की, अगर हम लोग वैल्यू के बारे में बात करते हैं तो हमारी रैंक 13th है, और अगर हम लोग वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं तो विश्व में हम लोग तीसरी पोजीशन में हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है। तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू के बारे में बात करते हैं तो हम कितनी अच्छी दवाइयाँ बना रहे हैं उसका अगर हम लोग पैरामीटर लें तो विश्व में हम लोगों का नंबर 13वां है, और हम लोग कितनी ज़्यादा दवाइयाँ बना रहे हैं वॉल्यूम में देखें तो जो हमारी इंडिया की पोजीशन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वर्ल्ड की वो तीसरी पोजीशन है। तो अब अगर हम लोग यहाँ देखें तो इंडिया का जो 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का रेवेन्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली $25.3 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करते हैं बाहर की कंट्रीज़ में। हम लोग जो दवाइयाँ हैं उनको यहाँ बेचते हैं, तो यहाँ पे जो बिलियन है इसका मतलब होता है अरब, तो हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 25 अरब US$ के जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस हैं उनको एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। और ये जो डाटा है वो बेसिकली 2022-23 फाइनेंशियल ईयर का है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम लोग अगर हम लोग विश्व को देखें तो हमारा जो पोजीशन है, हमारा जो स्थान है वो यहाँ पे तीसरे नंबर पे हम लोग हैं अगर हम लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो आई थिंक सो जो इंडिया में फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन की हिस्ट्री है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।